अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ था WBC डिसऑर्डर्स में क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, जिसमें हमने जो इसके थे बी और टी लिम्फोसाइट्स वाले जितने भी थे वो डिस्कस किए थे। और माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में हमने क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया देखा था, जिसमें एक्चुअली न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल ज़्यादा हो रहे थे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेसोफिल ज़्यादा हो रहे थे। ठीक हो गया। अब हमारे पास आता है पॉलीसाइथीमिया वेरा। इसमें मैंने आपको बताया था RBCs की जो है वो प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। और साथ साथ जो है ज़रूरी नहीं है सिर्फ RBCs ही हों, ग्रैनुलोसाइट्स और प्लेटलेट्स भी इंक्रीज़ हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपको नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन मिलती है वो आपको RBCs की मिलती है। ठीक है। इसमें जो हमारे पास म्यूटेशन आती है वो JAK2 म्यूटेशन आती है। जैक जो हमारे पास म्यूटेशन आती है, जैक काइनेज म्यूटेशन, ठीक है, उसकी आती है। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में जो म्यूटेशन आ रही थी वो कौन सी आ रही थी? 922 ट्रांसलोकेशन हो रही थी ना। तो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन और वहाँ पे टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर की एक्टिविटी ज़्यादा हो रही थी। यहाँ पे जो काइनेज की रिसेप्टर की एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है वो JAK2 काइनेज है। ठीक है। आगे हम देखेंगे जो इसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया उसमें भी JAK2 काइनेज की होगी। माइलोफाइब्रोसिस देखेंगे उसमें भी JAK2 काइनेज की होगी। ठीक है। तो JAK2 काइनेज की म्यूटेशन होती है। इसमें होता क्या है, RBCs हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं। RBCs। ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, जब RBC ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। विस्कोसिटी थिकनिंग हो जाती है हमारे ब्लड की, जिसकी वजह से क्या होता है, जब RBCs बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो पेशेंट की विजन भी ब्लड होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वही ब्लड हमारी आइज़ में जाएगा तो ब्लडी विजन होगी, वही ब्लड हमारे RBC से भरा हुआ हमारे सर में जाएगा तो हेडेक करवाएगा। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास RBCs बहुत ज़्यादा है तो वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है। किस किस की? हेपेटिक वेन की, पोर्टल वेन की, ड्यूरल साइनसिस की। ठीक है। और आपको पता है जब भी हेपेटिक वेन जो है वो थ्रोम्बोसिस होती है तो उसकी वजह से एक सिंड्रोम होता है जिसको हम बर्ड क्यारी सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है। ये उसकी तरफ लीड कर सकता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा RBCs जब ब्लड में होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट का फेस जो है वो फ्लश्ड होगा। ठीक है। वो ऐसे जी होता है जैसे पिंकी पिंकी सा फेस हो जाएगा उसका। इचिंग होगी पेशेंट को। इचिंग क्यों होगी? इचिंग जो है वो स्पेशली जब वो नहा के आएगा ना बाहर, तो उसका ना हिस्टामीन रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा नहाने के बाद। तो हिस्टामीन रिलीज़ होने की वजह से क्या होता है कि उसको इचिंग खारिश शुरू हो जाती है। ठीक है। तो ये बात होती है। उसके बाद ये आपने याद रखना है। उसके बाद ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, फ्लेबोटमी हो जाती है, जिसमें फ्लेबोटमी हम करते हैं, जिसमें हम RBCs को जो है ना निकालते हैं उसके ब्लड से, और हाइड्रोक्सी यूरिया इसकी जो है सेकेंड लाइन थेरेपी होती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी ये होती है फ्लेबोटमी करते हैं। ठीक हो गया। ये है पॉलीसाइथीमिया वेरा। और इसका आगे से हम देखते हैं, आगे भी लिखा हुआ है इसका। तो विदाउट ट्रीटमेंट डेथ जो है वो एक साल के अंदर हो जाती है, इसलिए ट्रीटमेंट इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हमने इसको डिस्टिंग्विश करना होता है रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया से। ठीक है। अच्छा, अब देखिए पीछे जो हमने CML पढ़ा था उसको हमने ल्यूकोमॉइड रिएक्शन से डिस्टिंग्विश किया था कि जो WBC ज़्यादा हो जाती है उससे कैसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। उसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी कि जिससे हम इसको डिस्टिंग्विश कर रहे थे। अब हमने पॉलीसाइथीमिया वेरा को डिस्टिंग्विश करना होता है रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया से। ये रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया आपको पता है कौन सा है? ये वो वाला होता है जैसे हम आल्टीट्यूड पे, हाई आल्टीट्यूड में, माउंटेनियस एरियाज़ में जाते हैं तो आपको पता है हमारी बॉडी में जो है एक अडेप्टिव मैकेनिज्म होता है कि वो RBC ज़्यादा बनाता है ताकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा जाए ना। तो इसको हमने उससे डिस्टिंग्विश करना होता है। तो हम किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं कि जो हमारा पॉलीसाइथीमिया वेरा होता है ना, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया होता है वो किस किस वजह से हो सकता है। वो हाई एल्टीट्यूड या लंग डिजीज़ की वजह से हो सकता है, कि या फिर वो हमारे पास रीनल सेल कार्सिनोमा की वजह से हो सकता है। ठीक है। अब हमने देखना है कि देखें, जैसे एक मैं आपको कहानी सुनाती हूँ कि एक बंदा था, वो उसको लंग डिजीज़ थी, या एक बंदा था जो हाई एल्टीट्यूड्स पे गया। ठीक है। अब उसके साथ क्या हुआ कि उसके अंदर RBCs की जो है ना कमी थी। ठीक है। तो उसके अंदर क्या हुआ कि उसकी बॉडी ने, उसकी किडनी ने ना एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा बनाना शुरू कर दिया। ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा बनाना शुरू कर दिया और उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेशर कम था। ठीक है। ऑक्सीजन जब वो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे गया तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर उसकी बॉडी में कम था। ठीक है। जिसकी वजह से उसकी बॉडी ने जो एरिथ्रोपोइटिन है उसको ज़्यादा करना शुरू कर दिया। ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा हुआ तो उसकी वजह से RBC ज़्यादा हुए। तो इसका क्या मैकेनिज़्म है हमारे पास, कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिली थी बॉडी को, बॉडी ने EPO एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा कर दी। उसकी वजह से क्या हुआ कि उसके अंदर जो है RBC ज़्यादा शुरू हो गए बनने। ठीक है। ये उसकी कहानी है जिसको लंग डिजीज़ है या हाई एल्टीट्यूड्स पे है। दूसरी कहानी ये है कि किसी को रीनल सेल कार्सिनोमा था। ठीक है। रीनल सेल कार्सिनोमा में उसका जो एरिथ्रोपोइटिन होगा, ठीक है, वो ज़्यादा होना शुरू होगी, क्योंकि कैंसर है ना, तो वो एरिथ्रोपोइटिन, किडनी अपने काम ज़्यादा करेगी तो एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा बनाएगी। ठीक है। लेकिन हम इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे हाई अल्टीट्यूड्स वगैरह से? वो इस तरह से कि इसमें जो हमारे पास जो रीनल सेल कार्सिनोमा में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर नॉर्मल होगा। ठीक है। ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो नॉर्मल होगा।
ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने डिस्टिंग्विश कर लिया इन दोनों को। फिर आता है हमारा जो अपना कैंसर है, रिएक्टिव जो पॉलीसाइथेमिया वेरा है, उसको कैसे डिस्टिंग्विश करना है। अब पॉलीसाइथेमिया वेरा में ऑपोजिट हो रहा है, उसमें आरबीसीज पहले से ज़्यादा है, ठीक है। आरबीसीज उसमें पहले से ज़्यादा थे, जिसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक गया कि इरिथ्रोपोइटिन को कि कम रिलीज़ हो। तो हमारे जो होते हैं ना पॉलीसाइथेमिया वेरा के लोग, उनमें आरबीसीज ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल होता है, ठीक है, क्योंकि उनमें कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है और उनके अंदर इरिथ्रोपोइटिन नेगेटिव फीडबैक से कम हो गया होता है। तो अब समझ आई कि जो हमारे हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जा रहे हैं उनका इरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा हुआ है, उनका ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर कम है, ठीक है। लेकिन जो पॉलीसाइथेमिया वेरा के लोग हैं उनमें क्या है, उनमें इरिथ्रोपोइटिन नेगेटिव फीडबैक की वजह से कम हो गया है, ठीक है। तो इरिथ्रोपोइटिन हमारे पास इनमें कम मिलेगा और ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर उनमें बिल्कुल नॉर्मल होगा। तो ये डिफरेंस होता है हमारे पॉलीसाइथेमिया वेरा और हमारे जो है रिएक्टिव पॉलीसाइथेमिया में। फिर आता है हमारे पास एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ये होता है हमारे प्लेटलेट्स की वजह से, जो हमारे पास उनकी कैंसरस म्यूटेशन, कैंसरस प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है। इसमें हमें ग्रेनुलोसाइट्स, आरबीसीज भी ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन आपने जो याद रखना है वो ये कि इसमें पहले प्लेटलेट ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसमें भी जैक2 काइनेज की म्यूटेशन होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि पॉलीसाइथेमिया वेरा में भी यही होगा, इसमें भी यही होगा। माइलोफाइब्रोसिस हम आगे पढ़ेंगे, उसमें भी जैक2 काइनेज की म्यूटेशन होगी, ठीक है। अब ये देखें, आपको प्लेटलेट्स तो मिल रहे हैं, प्लेटलेट्स बन तो रहे हैं, लेकिन वो फ़जूल बन रहे हैं। इस वजह से पेशेंट को फ़जूल प्लेटलेट्स की वजह से कोई फ़ायदा नहीं होगा और पेशेंट को थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है, ठीक है, और ब्लीडिंग का रिस्क भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि अच्छा, ब्लीडिंग का रिस्क भी ज़्यादा हो सकता है और वो भी हो गया। उसके बाद ये है कि रेयरली कभी कभार क्या होता है कि इसकी वजह से मैरोफाइब्रोसिस हो जाती है और एक्यूट ल्यूकीमिया। इनकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन यही होती हैं कि एक्यूट ल्यूकीमिया की तरफ चल जाते हैं या फाइब्रोसिस की तरफ हो जाते हैं। और इनमें भी हमारे पास सिग्निफिकेंट रिस्क होता है किसका, हाइपरयूरिसीमिया और गाउट का, ठीक है। तो अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाए ना माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स का जो है क्या हमारे पास है, मतलब उनमें क्या रिस्क है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, तो आपने तीन ही लिखनी होती हैं। एक्यूट ल्यूकीमिया हो सकता है, ठीक है, या आपके पास जो है मैरोफाइब्रोसिस हो सकती है, या हाइपरयूरिसीमिया और गाउट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ना दरअसल इसकी कहानी थी एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की। उसके बाद आता है माइलोफाइब्रोसिस। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी मेच्योर माइलॉइड सेल्स जो है मेगा कैरियोसाइट ज़्यादा हो जाते हैं। ऊपर जो हमने देखा था एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उसमें प्लेटलेट ज़्यादा हो रहे थे, इसमें क्या है मेगा कैरियोसाइट ज़्यादा हो रहे हैं। आपको पता है ना, मेगा कैरियोसाइट्स ही होते हैं जिनसे हमारे प्लेटलेट्स बनते हैं, ठीक है। उनके छोटे छोटे हिस्से टूटते हैं, मेगा कैरियोसाइट बड़े बड़े, उनमें से प्लेटलेट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्लेटलेट्स के नहीं है, बल्कि मेगा कैरियोसाइट्स की प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाती है। ये भी, इसमें भी हमारे पास जैक2 काइनेज की म्यूटेशन होती है, मैंने पहले भी बताया। उसके बाद होता क्या है इसमें कि ये जो मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, माइलोफाइब्रोसिस हो जाती है। तो इस वजह से इसका नाम हम माइलोफाइब्रोसिस रखते हैं, ठीक है। तो ये बात है कि इसका नाम क्यों हम माइलोफाइब्रोसिस रखते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जो है प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से मैरो की फाइब्रोसिस हो जाती है, ठीक हो गया। इसकी पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ पहले। ये दरअसल इन्होंने माइलोफाइब्रोसिस की पिक्चर दिखाई हुई है। इसमें देखें कि ये बोन का एक स्पेक्यूल है और इसके गिर्द ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये फैट नज़र आ रही है आपको, ये जो ये ख़त्म हुई हुई जगह है, ये इर्द गिर्द आपको सारी फाइब्रोसिस नज़र आ रही है। मीन्स के बोन मैरो के अंदर क्या हुआ है कि फाइब्रोसिस हो गई हुई है, ये सारी फाइब्रोसिस है इर्द गिर्द। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि स्प्लीनोमेगैली हो जाती है इसमें, और क्योंकि होता क्या है कि मतलब बोन मैरो तो फाइब्रोसिस हो गई है ना, मतलब बोन मैरो तो अब काम करना छोड़ देती है। अब बाकी जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो कहते हैं कि जी हम हेल्प करते हैं आपकी बनाने में, ठीक है, मतलब हम जो है वो सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं। तो स्प्लीन भी बनाना शुरू कर देती है, एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हेमाटोपोइसिस की वजह से स्प्लीनोमेगैली हो जाती है, ठीक हो गया, सिंपल सी बात है। उसके बाद जो है हम जो ल्यूकोइरिथ्रोप्लास्टिक स्मीयर लेते हैं उसमें हमें सेल्स मिलते हैं, टीयर ड्रॉप आरबीसीज मिल सकते हैं, न्यूक्लिएटेड आरबीसीज मिल सकते हैं, या इमेच्योर ग्रेनुलोसाइट्स मिल सकते हैं, ठीक है। इसकी भी फिगर हम देख लेते हैं। अच्छा, रिस्क इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन, थ्रोम्बोसिस और ब्लीडिंग, सेम एज अबव। जो हमारा ऊपर एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया था उसमें भी प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी थी, मतलब प्लेटलेट्स है थे लेकिन उनकी फंक्शनल नहीं थे ना। यहाँ पे भी सेम जो है काम है। इस वजह से पेशेंट को जो है थ्रोम्बोसिस फेस करनी पड़ेगी, ब्लीडिंग फेस करनी पड़ेगी, और इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो इन्फेक्शन फेस करना पड़ेगा, ठीक है। एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में इन्फेक्शन का रिस्क नहीं था, यहाँ पे इन्फेक्शन का भी रिस्क जो है वो हो जाता है, ठीक हो गया। और क्योंकि जो है हमारे जो बाकी सेल्स हैं वो भी हमारे बोन मैरो फाइब्रोसिस की जैसे नहीं बन रहे ना, इस वजह से।
तो ये टीयर ड्रॉप आरबीसीज़ की एक स्लाइड है, इन्होंने दिखाई हुई है कि माइलोफाइब्रोसिस में जो आरबीसीज़ होते हैं वो हमारे पास इस तरह से टीयर ड्रॉप की तरह नज़र आते हैं, जैसे आंसू का कतरा होता है ना, वैसे नज़र आ रहे होते हैं आपको। तो ये उन्होंने बताए हुए हैं। ठीक हो गया। इसको आप ऐसे याद रखें कि ये बोन मैरो में फाइब्रोसिस हुई हुई है सारी। ठीक है, अब जो आरबीसीज़ अंदर से बेचारे निकलेंगे ना, वैसे स्क्वीज्ड होके निकलेंगे, तो उसकी वजह से ये इस शेप में आ जाते हैं, जो है टीयर ड्रॉप की फॉर्म में। ठीक है, स्क्वीज़ होंगे तो इस तरह से। अच्छा, फिर आती है हमारी लिम्फेडिनोपैथी। लिम्फेडिनोपैथी जो है इसको हम क्या कहते हैं कि जिसमें हमारे लिम्फ नोड्स इनलार्ज कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल लिम्फ नोड था, तो अब लिम्फ नोड इनलार्ज करेगा, उसको हम लिम्फेडिनोपैथी कहते हैं। अब ये पेनफुल भी हो सकती है और पेन लेस भी हो सकती है। ठीक है, कभी कभार इसमें पेन होगी, कभी कभार इसमें पेन नहीं होगी। अब जो पेनफुल होते हैं ना, वो मोस्टली आपके एक्यूट इन्फेक्शन में होते हैं। ठीक है, एक्यूट इन्फेक्शन मतलब एक्यूट मतलब कोई इन्फेक्शन होना फिर पेनफुल होते हैं। अगर पेन लेस है तो इसका मतलब कि कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। एक्यूट में पेन होगी, क्रोनिक में पेन नहीं होती। आपको ये पता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई ऑटो इम्यूनिटी हुई हुई है, या कोई कार्सिनोमा है या लिम्फोमा है, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, डब्ल्यूबीसीएस के इतने ज़्यादा कैंसर्स पढ़े हैं, उनमें लिम्फेडिनोपैथी हो तो रही है लेकिन वो पेन लेस है, बिकॉज उसमें क्या है कि वो क्रोनिक नहीं है, सॉरी वो एक्यूट नहीं है और ना उनमें कोई इन्फेक्शन है, ऐसा कुछ है। ठीक है, जस्ट उनमें क्या होगा कि जो है मतलब पेन लेस होंगे। फिर हम बात करते हैं कि जो हमारे लिम्फ नोड्स के डिफरेंट रीजन्स होते हैं। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे लिम्फ नोड्स के ना 3 रीजन्स होते हैं। जो सबसे बाहर वाला होता है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, उसके नीचे वाला पैरा कॉर्टेक्स होता है और उसके अंदर वाला मेड्यूला होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है, हमारे बी सेल्स बन रहे होते हैं, पैरा कॉर्टेक्स में हमारे टी सेल्स बन रहे होते हैं। ठीक है, और जो हमारा मेड्यूला होता है उसमें साइनस हिस्टोसाइट्स होते हैं। ठीक है, साइनस हिस्टोसाइट्स हमारे पड़े होते हैं, वो मैक्रोफेजेस वगैरह। ठीक है, अब जब हमारे पास जो अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा इन्फेक्शन है, फॉर एग्जांपल एचआईवी आ गया है, एचआईवी वायरस आ गया है, या रूमेटाइड अर्थराइटिस के केस में क्या होता है, हमारा जो बी सेल्स होते हैं ना वो ज़्यादा प्रोलिफरेट करते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, बी सेल्स जब ज़्यादा प्रोलिफरेट करेंगे तो फॉलिक्यूल, ये जो हमारे ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होगा, फॉलिकल्स वाला रीजन होगा, ये हाइपरप्लेजिया हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया था इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, उसमें क्या था, उसमें पैरा कॉर्टेक्स इनलार्ज करा था। क्यों? क्योंकि उसमें टी सेल्स जो है वो प्रोलिफरेट कर रहे थे, तो उसमें पैरा कॉर्टेक्स इनलार्ज करेगा। इसी तरह अगर कोई ऐसा कोई कैंसर है, क्रोनिक कैंसर चल रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मैक्रोफेजेस वगैरह क्रोनिक चीज़ में ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि साइनस हिस्टियोसाइट्स वाला रीजन जो है वो प्रोलिफरेट करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा इन्फेक्शन है और हमारे कौन से सेल्स जो इनलार्ज कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, टी सेल्स कर रहे हैं या साइनस हिस्टियोसाइट्स कर रहे हैं, उसकी बेसिस पे हमारी बोन मैरो का वो वाला रीजन इनलार्ज करेगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, लिम्फ नोड की इनलार्जमेंट होती है, हाइपरप्लेजिया होता है पर्टिकुलर रीजन ऑफ द लिम्फ नोड। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल किसी को जो है क्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या एचआईवी इन्फेक्शन है, तो उसमें क्या होगा, बी सेल रीजन जो होगा, जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होगा, फॉलिकल्स वाला रीजन होगा, वो हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। बी सेल्स फॉलिकल्स होते हैं ना वहाँ पर, तो वो उनकी बात की जा रही है। और अगर किसी को जो है वायरल इन्फेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, तो उसमें कौन सा रीजन इन्वॉल्व करेगा, पैरा कॉर्टेक्स हाइपरप्लेजिया होगा, जहाँ पे टी सेल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी बात की थी। उसके बाद जो हमारे पास साइनस हिस्टियोसाइट्स हैं वो किस में इलाज करेंगे, जब हमारे पास कोई कैंसर होगा। ठीक है, कि जो ड्रेन कर रहा है टिश्यू को। ये सारी बातें थी हमारी इसकी लिम्फेडिनोपैथी की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द लिम्फोमा। इसको हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट से ही स्टार्ट करेंगे। ओमा मीन्स के कोई मैस बन रहा है हमारी बॉडी में। ठीक है, और कहाँ पे बन रहा है, लिम्फॉइड टिश्यू के अंदर। ठीक है, लिम्फॉइड टिश्यू में लिम्फॉइड सेल्स की ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, लिम्फ नोड के अंदर या एक्स्ट्रा नोडल टिश्यू के अंदर क्या होता है, कोई मैस बन जाता है, हमें नज़र आ रहा होता है। ठीक है, वी कैन सी दैट। और ये दो तरह का हो सकता है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है जो कि मोस्टली होता है 60% केसेस में, और हॉजकिन लिम्फोमा होता है जो 40% केसेस में होता है। ठीक हो गया। अब जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है ना, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है कि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप के। जो लिम्फॉइड्स फॉलिकल्स हैं वो बी सेल्स हैं या टी सेल्स हैं, सेल का साइज़ क्या है, छोटे हैं बड़े हैं क्या है। ठीक है, पैटर्न ऑफ सेल ग्रोथ क्या है, कि हमारे पास डिफ्यूज़ पैटर्न है, फॉलिकुलर पैटर्न है, या कैसा ग्रोथ पैटर्न है। ठीक है, सरफेस मार्कर्स वो कैसा एक्सप्रेस कर रहे हैं, और साइटोजेनिक ट्रांसलोकेशन मतलब जीन्स की ट्रांसलोकेशन क्या है, उनकी बेसिस में हम इसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने क्लासिफिकेशन लिखी है वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ लिखी हुई है। ठीक है, स्मॉल साइज़, इंटरमीडिएट एंड लार्ज साइज़। ठीक है, स्मॉल, इंटरमीडिएट एंड लार्ज। ठीक है, इसकी बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई किया है। इंटरमीडिएट साइज बी सेल्स हमें बर्किट लिम्फोमा में मिलते हैं। ठीक है, बर्किट लिम्फोमा में हमें बी सेल्स मिलते हैं इंटरमीडिएट साइज्ड, और डिफ्यूज़ लार्ज सेल बी लिम्फोमा में हमें लार्ज बी सेल्स मिलते हैं। ठीक है, अब एक और बात मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बताऊंगी कि ये हमारा लिम्फ नोड था, और मैंने आपको बताया था कि सबसे बाहर पैराकॉर्टेक्स था, सॉरी कॉर्टेक्स था, उसके अंदर पैराकॉर्टेक्स था, और उसके अंदर मेड्यूला था। सबसे बाहर हमारे बी सेल्स थे, फिर टी सेल्स थे, और मेड्यूला के साइनस हिस्टियोसाइट्स थे। ठीक है, अब हमने बात करनी है अपने बी सेल, बी वाला जो पार्ट है कॉर्टेक्स की, वहाँ पे। ठीक है,
कॉर्टेक्स के अंदर जो हमारे बी जहाँ पे लिम्फोसाइट्स पड़े होते हैं वहाँ पे एक्चुअली हमारे फॉलिकल्स पड़े होते हैं, ठीक है, जिनके हमारे 3 जोन्स होते हैं, ठीक है। 3 जोन्स क्या होते हैं कि सबसे अंदर वाला जो है फॉलिकुलर जोन होता है, उसके बाहर वाला जो है हमारा ये ग्रीन कलर का जो मैं बता रही हूँ दिस इज़ द मेंटल जोन, और उसके बाहर वाला होता है मार्जिनल जोन, ठीक है। तो अगर तो हमारा जो रीजन है वो फॉलिकल मतलब ये फॉलिकल है, उसके बाहर भी हैव द मेंटल जोन और उसके बाहर भी हैव द मार्जिनल जोन, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कैंसर है जो फॉलिकुलर पार्ट में है, ठीक है, तो उसको कहेंगे वहाँ पे फॉलिकुलर लिम्फोमा। अगर वो हमारे मेंटल जोन के अंदर है तो मेंटल जोन लिम्फोमा, बी सेल्स का ही होगा, ये सारा बी सेल्स का ही है, ठीक है, कॉर्टेक्स के अंदर, फॉलिकुलर सेंटर के अंदर, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा जोन है। मार्जिनल जोन लिम्फोमा यहाँ पे मार्जिनल जोन होगा, ठीक है। और स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा भी होता है जिसमें जो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया वाले होते हैं ना सेल्स, वो यहाँ पे आ जाते हैं। हमने पढ़ा था ना क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में जो नाइव बी सेल्स होते हैं उनका कैंसर होता है, स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा भी हम उसको कह रहे थे, तो ये उसमें हो सकता है। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट से जो है ना इसके बाकी इसको देखते हैं।